तो 10 बजे की दो बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। जी हां, आज का एजेंडा में नजर रहेगी हमारी इन दो बड़ी खबरों पर। एक है पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा और दूसरी ओर शरद पवार अजीत पवार के सियासी बयानों से मचा है हड़कंप। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक दौरे पर हैं। इस साल में मोदी 8वीं दफा कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे हैं। आज प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल होने पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे हुए हैं। वहां से एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं पीएम मोदी का किस तरह से यहां पर एक अलग लुक देखने को मिला है, उस पर भी हम लगातार आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। क्या आंकड़ा निकलकर सामने आता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक किस तरह विपक्षी एकता में दरार को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा गर्म है, उस पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। दो बयानों के बाद यहां पर खलबली मची हुई है। एक बयान चाचा शरद पवार का है और एक बयान भतीजे अजीत पवार का, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के करिश्मे की तारीफ की है। तो एनसीपी नेता अजीत पवार पर कांग्रेस ने यहां पर पलटवार किया है, हमला किया है। अजीत पवार की मजबूरियों को समझिए, कांग्रेस की ओर से यह बयान आया है। अगर जेल जाने से बचना है तो तानाशाह के सामने झुकना भी है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट के जरिए अजीत पवार पर निशाना साधा है और कहा है कि अजीत पवार की मजबूरियां समझिए, अगर जेल जाने से बचना है तानाशाह की तारीफ भी करनी होगी। अजीत पवार ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी, जिसके बाद ये अलका लांबा जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उनकी तरफ से ये ट्वीट करके अजीत पवार पर हमला किया गया है। और कांग्रेस का ही ये हमला माना जाए कि यहां पर किस तरह से पलटवार किया गया है। अलका लांबा ने इस ट्वीट के जरिए डरे हुए लालची लोग ही आज अपने निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुण गा रहे हैं। देश के लोगों की लड़ाई एक अकेला राहुल गांधी लड़ रहा है, पूंजीपति चोरों से भी और चोरों को बचाने वाले चौकीदार से भी। तो अब आपको एनसीपी नेता अजीत पवार का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। क्या कहा था आपको सुनिए। उद्याच्याला जी व्यक्ती 9 वर्ष ह्या देशाचे पंतप्रधान म्हणून काम करते, त्यांच्या नावावर 2014 साली जो पक्ष एकेकाळी फक्त 2 खासदारांचा पक्ष होता, तो सर्व दूरपर्यंत पोहोचला आणि पूर्ण बहुमताने निवडून आला। हा करिश्मा मोदी साहेबांचाच आहे की नाही? तो हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है, उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी की प्रवक्ता है शाज़िया इल्मी, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एनसीपी प्रवक्ता डॉक्टर सीमा मलिक भी आपको दिखाई दे रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक है सुभ्रांश राय जी भी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर सीमा मलिक मेरा आपसे है। अलका लांबा जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, सीधा हमला उनकी तरफ से किया गया है। हेलो या कैन यू आप सुनाई पड़ रही है आपको आवाज मेरी? जी डॉक्टर मलिक, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी 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 मैं अपना सवाल आपको रिपीट कर देती हूँ। देखिए मैम, मैं आपने जी आई थिंक आपने अलका लांबा जी के बारे में पूछा है मेरे से। जी देखिए मैम, ये जो एक ट्वीट को लेकर इतना वो हो रहा है, देखिए इस तरह की चीज़ें मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि कई लोग होते हैं ऐसे जो आई थिंक लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह के ट्वीट करते हैं। ये कोई आधिकारिक बयान नहीं है कांग्रेस का, कोई कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये चीज़ नहीं आई है। और मैंने कई जगहों पर उनके प्रवक्ताओं ने इसको बोला भी है कि दिस इज़ नॉट आवर ऑफिशियल दिस थिंग। तो कोई आधिकारिक बयान तो ये है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर कोई भी रिएक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए इस तरह के ट्वीट्स जो होते हैं अक्सर मैंने देखा है कि लोग एक लाइमलाइट में आने के लिए, आप देखिए आप एवरी चैनल पे मतलब यही चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आजकल सबको समझ में आती हैं। उनके कहने से पवार साहब जो इतना बड़ा उनका स्ट्रेचर है, इतने बड़े लीडर हैं वो देश के, तो या कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी फर्क उनको उससे पड़ता है और हमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके ऊपर रिएक्ट करने की। मैं तो, अगर आप इसके बारे में बोल रहे तो मैं यही बोलूँगी। और जहाँ तक देखिए हमारे जो भी बातें हमने कही है, देखिए अगर किसी की भी तारीफ करना है कि एक वही वाली बात है कि एक मनभेद और मतभेद में बहुत फ़र्क होता है। तो देखिए अगर कोई भी चीज़, अगर हम अच्छा काम करते हैं और अगर बीजेपी हमें तारीफ करती है, बीजेपी भी कोई अच्छा काम करती है और उसकी कोई तारीफ करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया है या कुछ है। और देखिए जहाँ तक ऑपोजिशन की बात है, ऐसा हम लोग सब यूनाइटेड हैं। और पवार साहब का जो स्टेटमेंट आया है
उन्होंने देखिए सिर्फ यही बात कही है कि वी शुड फोकस ऑन द लार्जर इश्यूज। और पूरा बजट सत्र नहीं चल पाया हंगामे के चलते, कार्रवाई संसद की भेंट चढ़ गई उस हंगामे पे। कांग्रेस की प्रवक्ता का ये ट्वीट और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये बयान नहीं है। ठीक है, अब मैं शाज़िया इल्मी जी आपका रुख करूंगी, क्या इसे भविष्य के लिए कोई संकेत माना जाए? दिस इज नॉट फ्रॉम द ऑफिशियल हैंडल ऑफ ट्विटर हैंडल और समथिंग। इस तरह के देखिए, सबसे पहले जी अलका लांबा लांबा जी का जो स्टेटमेंट आया है, ये जो ट्वीट आया है, अभी सवाल ये है कि किस संदर्भ में और किसके मुतालिक और किसको वो डरा हुआ और लालची कह रही हैं। क्या वो शरद पवार जी को डरा हुआ और लालची कह रही हैं, या फिर वो अजीत पवार जी को डरा हुआ या लालची कह रही हैं? और अगर वो खास तौर से शरद पवार जी के उस बयान पर जो उन्होंने बड़े तफसील से दिया है कि जेपीसी से अधिक उपयुक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जांच हो रही है वो ज्यादा सही होगी, और देश को इस वक्त जरूरी है कि इसमें निवेश किया जाए। और हम लोग भी पहले टाटा बिरला के खिलाफ बोलते थे, लेकिन हम लोग अब इसका हमें आभास है इस बात का कि हमें जरूरत है अदानीज की और अंबानीज की। तो इस संदर्भ में क्या अलका लांबा इस बात को कह रही है कि इस संदर्भ में कह रही हैं कि डरा हुआ कौन है, लालची कौन है? और एक और बात में कांग्रेस की जो नेता अलका लांबा है, वो हम चाहूंगी उनसे स्पष्टीकरण, क्या ये उनका आधिकारिक कांग्रेस का भी ये उनका बयान है कि सिर्फ अलका लांबा जी ऐसा सोचती हैं और उनको उसका स्पष्टीकरण करना चाहिए कि सिर्फ शरद पवार जी के लिए कह रही है? क्योंकि अगर वाकई में ये ऐसा सोचती हैं, देश के जो प्रमुख जो लोग बिजनेसमैन हैं, हमारे भारतीय बिजनेसमैन हैं जो भारत में निवेश कर रहे हैं, निवेश बढ़ा रहे हैं, रोजगार बढ़ा रहे हैं, तो क्या इसके बारे में वो डरा हुआ लालची अशोक गहलोत को भी कह रही है, बाघेल जी को भी कह रही है, ममता बनर्जी को भी कह रही हैं जी, और पिनरई विजयन को भी कह रही हैं? तो कौन कौन डरा हुआ है और लालची है, ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी अलका लांबा से जी। क्या तो उन्होंने सलाह मशवरा नहीं किया अपने आईटी के अकाउंट से, तो ये मुझे लगता है 2-3 चीजों पर स्पष्टीकरण मिलेगा, तो इसका क्लैरिटी की जरूरत है। ठीक है जी, बढ़ती हूँ मैं आगे। सुब्रांश राय जी, क्या आपको लग रहा है, एक तरह तो कांग्रेस का थिंक टैंक है लगातार इस कोशिश में कि किस तरह राहुल गांधी को इतना बड़ा कर दिया जाए कि वो विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा बन जाए, और दूसरी तरफ शरद पवार, अजीत पवार का बयान, वो भी ऐसे समय में, इसे किस तरह देख रहे हैं आप? अपर्णा जी, देखिए, इसमें 2 बड़ी बड़ी बातें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि राहुल जी ने किसकी आवाज उठाई, देश के बैंकों में किसका पैसा है, साधारण गरीब मजदूर लोगों का जो रोज मेहनत करके अपना पैसा जमा करते हैं, उन किसानों का जो साल भर खेतों में काम करते और अपना पैसा जमा करते हैं, और उन पैसों को ललित मोदी जैसा कोई चोर लेकर भाग जाता है, नीरव मोदी जैसा कोई चोर लेकर भाग जाता है, नरेंद्र मोदी जी के भाई मेहुल भाई जैसा कोई चोर लेकर भाग जाता है। तो सवाल ये है कि बैंकों से अगर कोई पैसा गायब होता है और नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन भुगतता है? इस देश का गरीब मजदूर और किसान। बदले में बैंक क्या करता है, पासबुक प्रिंट कराने के लिए 118 रुपए चार्ज करने लगता है, आपको लोन देता है उस पर चार्ज करने लगता है, आपके एटीएम ट्रांजेक्शन पे चार्ज करने लगता है। तो ये बड़ा सवाल है, नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ही हवाला देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अडानी का इतना बड़ा महा घोटाला हो गया, सरकार चुप क्यों है? मान लीजिए 1% के लिए कि अगर अडानी भी उसी तरह से सारे बैंकों का पैसा लेकर चूर हो जाए तो फिर देश के साधारण लोगों का क्या होगा? और वैसे भी पिछले 48 घंटों से सोशल मीडिया में दिख रहा है कि अडानी की कंपनियों के असली मालिक कौन है, उसमें 2-3 चाइनीज लोगों का नाम आ रहा है। तो मैं तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो पार्लियामेंट विधानसभा के फ्लोर पे बात कही थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे पैसे नरेंद्र मोदी के अडानी फंड मैनेजर की तरह काम कर रही है? एक बड़ा सवाल है। और दूसरा, जो आपने जेपीसी का जिक्र किया, मैडम, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं किस लिए गए वहां पे? या अपने बंगलों में रहने के लिए, फ्री की यात्राएं करने के लिए? ये अपने जिले के लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, गरीब मजदूर किसानों के प्रतिनिधि होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जेपीसी क्यों न बने? और एक और आपका सवाल था विपक्षी एकता का, तो मुझे लगता है कि विपक्षी एकता देखने से पहले ना आपको, और अब देश देख चुका है कि सच्चा की एकता कहाँ है। नरेंद्र मोदी के सबसे, ठीक है, सारे सवालों को आपने अपने हिस्से में कवर कर लिया। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सुब्रांश जी, लौटूंगी आपके पास। समीर चौगांवकर जी को भी शामिल कर देते हैं चर्चा में। समीर जी,
संदर्भ की बात कर रहे हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से शरद पवार, अजीत पवार के बयानों का संदर्भ बता रहा है, लेकिन शरद पवार जो सियासत के बहुत बड़े महारथी माने जाते हैं, ठीक है, ये आप भी समझ रहे हैं, आप लंबे समय से देखते रहे हैं, मैं भी समझ रही हूं, तो आप उनके इस बयान को या आप उनके इंटरव्यू के उस अंश को किस तरह देख रहे हैं जिसको लेकर एनसीपी के कई नेता ये भी कह रहे हैं कि वो मराठी में दिया गया था, गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया गया? देखिए, मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार या उनके भतीजे अजित पवार के बयान जो आ रहे हैं उसको आप पहले 2014 के पहले की पृष्ठभूमि से देखना होगा। आप देखिए, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी थी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस से टूट के बनी थी, और उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस को महाराष्ट्र में जो भी राजनीतिक लाभ मिला या केंद्र में मिला वह कांग्रेस के कारण ही मिला। केंद्र में जब मनमोहन सिंह की 10 साल सरकार रही तो शरद पवार कृषि मंत्री रहे, प्रफुल्ल पटेल उड्डयन मंत्री रहे, केंद्र में रहे, प्रदेश में 15 साल उनके कांग्रेस के साथ सरकार बनी रही। 2014 के बाद जब 2014 में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को फ्लोर टेस्ट पर अपना बहुमत प्रूव करना था, क्योंकि 2014 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे। शिवसेना ने समर्थन नहीं दिया था फ्लोर टेस्ट पर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थन से देवेंद्र फडणवीस ने अपना फ्लोर टेस्ट प्रूव किया था। तो 2014 से शरद पवार को यह बात का एहसास हो गया था कि आने वाले समय में अगर हमें राजनीति करना है, राजनीति में सर्वाइव करना है, तो कांग्रेस से बेहतर बीजेपी रहेगी और बीजेपी के साथ जाना होगा। 2014 में उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया। उसके बाद 2019 के जब चुनाव हुए और चुनाव के बाद जब उन्होंने देखा कि अजित पवार के बेटे खुद लोकसभा चुनाव हार गए, शरद पवार बमुश्किल अपनी बेटी को, सुप्रिया सुले को चुनाव जितवा पाए। 4 सांसद से राष्ट्रवादी के आए और 1 कांग्रेस का आया। तो इन्हें समझ में आ गया कि आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करना। उसके बाद जिस तरह से जून 2022 में शिवसेना टूटी, एकनाथ शिंदे अलग बने, अब मुख्यमंत्री बन गए, और जिस हिसाब से शिवसेना की स्थिति हो गई है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस को समझ में आ गया कि आने वाले जो 300 दिनों बाद अब लोकसभा चुनाव है 2024 के, तो शरद पवार और अजित पवार इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आने वाली राजनीति अगर उन्हें करना है तो भारतीय जनता पार्टी के पास जाना होगा। और आप देखिए, अब शरद पवार की उम्र 82 ईयर्स हो गई है। 1940 का जन्म है शरद पवार का, उम्र के 82 साल में है। उनके भतीजे अजित पवार 63 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। शरद पवार 37 साल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। अजित पवार इस बात को समझते हैं कि उनके पास अब बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं है। 63 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अजित पवार 8 या 10 साल की वो राजनीति कर पाएंगे सक्रिय। तो उनकी इच्छा है कि उस 10 साल में उन्हें मालूम है कि कांग्रेस के साथ रह के उन्हें कुछ मिलना नहीं है, शिवसेना के साथ जाकर कुछ मिलना नहीं है। अगर आने वाले 10 साल की राजनीति उन्हें महाराष्ट्र में करना है, कोई पद पाना है या राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है, तो उन्हें भाजपा के साथ जाना होगा। और अजित पवार का अब इंटरेस्ट अपने साथ साथ अपने बेटे को सांसद भी बनाना है, जो 2019 का लोकसभा का चुनाव पार्थ पवार हार गए थे। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस, आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल हो सकती है और एनडीए का हिस्सा बन सकती है। डॉक्टर मलिक आपकी बात पर मुस्कुरा रही है। डॉक्टर मलिक, अगर जाना ही है उस बड़े पेड़ की छांव तले, तो फिर ऐतराज क्यों, देर क्यों? देखिए मैडम, दिस इज एब्सोल्युटली, मैं आई वाज लिसनिंग, ये पहले हमारे जो प्रोफेसर बोल रहे थे, देखिए ये सब चीजें कहना, मतलब मुझे तो हंसी आ रही थी सुन के। देखिए, अगर हमने एक हमारे लीडर ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं और हम बीजेपी में मिलने जा रहे हैं। इस तरह की बातें करना कि उन्हें, मतलब मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी वर्थ है जिस तरह का विश्लेषण ये बैठ के कर रहे हैं। नागालैंड में बीजेपी के साथ गए ना आप लोग। इसी बात है ये, देखिए कि दिस इज अ नेशनल लीडर, बहुत सम्मानित और बहुत बड़े लीडर हैं वो देश के। उन्होंने एक सिंपल बात कही है कि आज हमें लोगों ने चुन के हमें पार्लियामेंट में भेजा है और वी शुड फोकस ऑन द लार्जर इश्यूज ऑफ द कंट्री, जो कि यहाँ बेरोजगारी, महंगाई और इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, किसानों की समस्या, एनीथिंग लाइक, तमाम समस्याएं हैं, समस्याओं को आवाज देने का दावा विपक्ष करता भी रहा डॉक्टर मलिक। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये है ना, सवाल तो ये है कि विपक्ष जब जिस समय पुरजोर तरीके से मुद्दे उठाने की बात कर रहा है, 24 का चुनाव सर पर है, ऐसे समय में आपके नेता की तारीफ करना प्रधानमंत्री मोदी की क्या संदेश दे रहा है? तारीफ तो देखिए, इसीलिए मैंने आपको पहले ही सेंटेंस में बोला कि मतभेद एक अलग चीज है, पर अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं या प्रधानमंत्री कोई अच्छा काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की तारीफ नहीं करें। ठीक है, तारीफ करने से कोई परहेज नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं। लेकिन अजीत पवार ने क्या कहा है ईवीएम के मुद्दे पर, जिस पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है लगातार? डॉक्टर मलिक, लौटूंगे आपके पास एक और सवाल के साथ, लेकिन पहले अजीत पवार की वो बाइट यहाँ पर सुनवा देते हैं जिन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को लेकर कहा है। माझा वैयक्तिक ईव्हीएमवर विश्वास आहे।
जर EVM मध्ये गडबड होत असती तर देशातली अनेक राज्य विरोधी पक्ष सत्तेवर आलाच नसता। आज पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तुमचं राजस्थान, पंजाब, त्याच्यामध्ये असणारं केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मला वाटतं छत्तीसगड, असे अनेक राज्य आज विरोधी पक्ष तिथं काम करत असतानाचं चित्र आपण पाहतोय। जी डॉक्टर मलिक, जल्दी से आपका एक कमेंट इस पर। देखिए ईवीएम के ऊपर मैं मानती हूँ कि लोग सवाल उठाते रहे, जहाँ पर 20 पार्टीज हैं उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, किसी को विश्वास हो सकता है, किसी को विश्वास नहीं हो सकता है। और देखिए इसके लिए एक इलेक्शन कमीशन को जो है, अगर कुछ लोगों को विश्वास नहीं है तो उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बहुत लोग होंगे जिनको विश्वास है, कुछ लोग होंगे ऐसे, इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी सारी पार्टीज है, किसी को विश्वास हो सकता है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। शाजिया इल्मी जी, शाजिया इल्मी जी, क्या महाराष्ट्र की राजनीति करनी है? जी, ये कोई इतना मुझे यकीन नहीं आता है, मैं समझ में नहीं आता मुझे इस तरह की अपरिपक्व बातें सुनकर। मतलब आपको याद है कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा सारी पार्टियों को बुलाकर लिखित तौर पर कि आप बताइए ईवीएम को लेकर क्या आपकी समस्याएं हैं और सब कौन सी पार्टियां उसमें गई थी और क्या हुआ था, सब जानते हैं। और ये कोई नई बात नहीं। और जो पार्टियां कहती है कि उनको ईवीएम पे यकीन नहीं है, वो अपनी सरकारें छोड़ दें, क्योंकि उसी ईवीएम के बलबूते पर तो वो पावर में आई है। आपको पता है। डॉक्टर मलिक एक मिनट, लेटर कंप्लीट। हिमाकत को हम लोग बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? नहीं, शाजिया जी, अजीत पवार ने कहा, बोलने दीजिए। ये क्या आपको पता नहीं है, क्या आपको खबरें नहीं पता है, क्या आप सार्वजनिक जीवन में आप लोग हैं और ये पार्टियां बाकायदा हैं और इनकी या तो प्रवक्ताओं को पता नहीं है, उनके पार्टी उनके जो लीडर्स उनको भेजते हैं या तो उनको ब्रीफ करना चाहिए बाकायदा, और इसको वक्त हो गया है। ऐसा नहीं है कि आप ही को सब पता है। ईवीएम का जो मौजू उठा था और उसको लेकर बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने सारी पार्टियों को बुलाया था जो चुनौती दे रही है। शाजिया इल्मी जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन लगता है कि अजीत पवार की बाइट आपने ढंग से सुनी नहीं। एक बार फिर वो अजीत पवार की बाइट चलाते हैं। जी, अजीत पवार तो ईवीएम पर सवाल उठाने वालों पर ही कुछ कह रहे हैं। वो बाइट एक बार आप फिर से सुन लीजिए जरा प्लीज। माझा वैयक्तिक EVM वर विश्वास आहे। जर EVM मध्ये गडबड होत असती तर देशातली अनेक राज्य विरोधी पक्ष सत्तेवर आलाच नसता। आज पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तुमचं राजस्थान, पंजाब, त्याच्यामध्ये असणारं केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मला वाटतं छत्तीसगड, असे अनेक राज्य आज विरोधी पक्ष तिथं काम करत असतानाचं चित्र आपण पाहतोय। तो शाजिया जी, मराठी में बाइट दी थी अजीत पवार ने, वो तो यही कह रहे हैं कि जो अगर ईवीएम गलत होती तो बाकी राज्यों में बिल्कुल नहीं। मैं समझ गई, वो खुद कह रहे हैं, मुझे मालूम है ये, लेकिन मैं सीमा मलिक की बात को कह रही हूँ। नहीं, मैं समझ गई, वो खुद कह रहे हैं अजीत पवार, क्योंकि खबर मैंने सुबह ही पढ़ ली है जी कि वो कह रहे हैं मुझे ट्रस्ट है। और राजस्थान, पश्चिम बंगाल तो मैडम मैं भी यही बात कह रही हूँ, जाहिर है वहाँ पे कह रहे हैं अपोजिशन की सरकार है। ये सीमा मलिक जी अभी कह रही थी, उनकी आवाज भी मैं पहचानती हूँ कि किसी को यकीन होगा, किसी को यकीन नहीं होगा। अब ये कैसी बात है? मैं उनकी बात को कह रही थी। अजीत पवार जी सही कह रहे हैं, कितनी जगह पे विपक्षी पार्टियां ठीक है। समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बात, ठीक है, समीर जी की बात सुन लेते हैं। तो समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। जी समीर जी, मैं आप मेरी समझ को ना आप, हमें विश्वास है, हो सकता है कुछ तो ना हो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ और कुछ नहीं कह रही हूँ। पार्टी की इस पार्टी का ईवीएम में गड़बड़ी करके जीती है क्या? 24 साल से बीजेपी का उस सीट पे कब्जा था। वो कस्बा पेट भी पिछले में नहीं है, कांग्रेस पार्टी जीती है सीट से। तो क्या ईवीएम में गड़बड़ी थी, इसके कारण कांग्रेस जीती है क्या? किसी की बात समझ नहीं आएगी। सुब्रान जी, लौट रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ आपके पास। जी समीर जी, कस्बा पेट सीट में कह रहा हूं कि कस्बा पेट सीट जो अभी पिछले महीने विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, वहां कांग्रेस जीती है। 24 साल से वो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, अभी कांग्रेस से चुनाव जीता है। तो क्या कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीता है? मतलब कांग्रेस जीतेगा तो ईवीएम ठीक से काम कर रहा है, अगर विरोधी पार्टी अगर चुनाव जीत जाती है तो ईवीएम में गड़बड़ी है। जी सुब्रान जी, क्या कह रहे हैं आप? देखिए
देखिए अपर्णा, मुझे लगता है कि अभी 2023 हम नहीं कह रहे हैं कर्नाटक का कुछ। चुनाव और इसके आने वाले बस ये है कि दिल्ली मैं की सिर्फ चुनाव के ये लिए कहती हूँ लोकसभा कि का स्टेट चुनाव होती है, है मुझे लगता है डेवलपमेंट ये ईवीएम जैसे मुद्दों पे बात वहाँ पर होगी, क्योंकि 140 सबसे करोड़ इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों देश को में जो बस लगभग 4 करोड़ ग्रेजुएट बेरोजगार है। मुझे लगता है कि महंगाई जो 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में बिक रहा है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से चाइना आपके हमारे अभिन्न स्टेट का नाम बदल रहा है, लोकेशन बदल रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री खामोशी जो है और उनके विदेश मंत्री का बयान कि चाइना हमसे बड़ी, यानी कि आप ही कह रहे हैं कि जो विपक्ष ईवीएम की चर्चा करता है चुनाव के बाद, वो चर्चा गलत करता है ना, आप भी यही कह रहे हैं। लेकिन सीमा मलिक जी तो यहाँ पर सेफ खेलने की कोशिश कर रही थी कि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं वो गलत है, जो सही उठा रहे हैं वो सही है। मैं भी यही कह रही हूँ मैम, मैं भी यही कह रही हूँ। नहीं तो सीमा जी, बात तो यही ना कि आप डिप्लोमेटिक क्यों हो रही हैं यहाँ पर? किसकी प्रवक्ता है? वही मेरा सवाल है कि सीमा जी आप डिप्लोमेटिक क्यों हो रही हैं यहाँ पर? And nothing else I am telling. अरे भाई मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या अपनी पार्टी की प्रवक्ता तो बन जाए वो? मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे उसकी पार्टी की प्रवक्ता बनना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अजीत पवार की बात को बेहतर समझा पा रही हूँ। मैं एक जनरल की बात बोल रही हूँ, हो सकता है सीमा मलिक जी कम से कम अपनी पार्टी की तो अच्छी प्रवक्ता बन जाइए। ताजिया, आपके पास एक और पार्टी के प्रवक्ता बनने अरे का मैम, मैं मौका अपनी लगता पार्टी है। की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही भाई हूँ। साहब, और कुछ नहीं वो कह रही हूँ। जो हमारी जो हमारी एंकर पार्टी का साहिबा है, स्टेटमेंट आपने क्योंकि सुन मैं लिया है देख खुद नहीं ही। पा रही हूँ इस वक्त कौन है, तो मैंने तो सुना हमारी पार्टी का मैं तो स्टेटमेंट शब्द ही समझ गई, क्योंकि पश्चिम बंगाल राजस्थान में खबर सुबह पढ़ ली थी। बस सीमा मलिक क्योंकि ये कह रही है कि अलग अलग लोग गिरा रहे हैं, भैया अजीत पवार तो उनके ही नेता हैं। अरे मैम, आपने हमारी पार्टी का स्टेटमेंट नहीं दिया ना, प्रवक्ता है। नहीं शाजिया जी, बिल्कुल नहीं। आपकी और सीमा मलिक जी की जो शुरुआत हुई बहस की, उसी को लेकर मैंने क्लैरिफाई किया था कि भाई अजीत पवार तो ईवीएम की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। ठीक है, देखिए खाली ईवीएम का इश्यू नहीं है, सावरकर के मुद्दे पे भी आप देखिए, सावरकर के मुद्दे पे भी बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना साथ में नहीं है। अच्छा सीमा मलिक जी, एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल इस आप पर, एक सवाल आपसे मैं चाहूंगी। अच्छा आप प्लीज लोग सब लोग शांत हो जाइए प्लीज। सुब्रांश जी एक मिनट, सुब्रांश जी एक मिनट। आपने मेरी पार्टी का सोचिए इतना कंफ्यूजन है यहाँ पे। सब एक साथ बोलते रहेंगे तो किसी की बात क्लियर नहीं होगी, सब एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात क्लियर नहीं होगी। सीमा मलिक जी, बड़ा सवाल तो आपकी पार्टी के स्टैंड को लेकर है ना। जिस तरह से आपकी बातों से पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा, वैसे ही जो पार्टी के आपकी नेताओं के बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हमारी पार्टी का ओपिनियन आपने सुन लिया, अगर हमारे किसी बड़े लीडर ने कुछ कह दिया तो हमारे कुछ बोलने का कुछ होता नहीं है मैम। यही मैं कह रही हूँ कि सीमा मलिक जी कि जिस तरह से आप के स्टेटमेंट आप लोग कुछ सुना रहे, तो हमें क्या बोलना है? तो आप खुलकर बोलिए, जो बड़े लोग कह रहे हैं हम उनके साथ हैं, ये बोलिए डिप्लोमेटिक क्यों हो रही हैं आप? ठीक है, लौटूंगी मैं आप सभी मेहमानों के पास। प्रोजेक्ट टाइगर पर सियासत तेज हो गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक दौरे पर हैं। मौका है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने का। सुबह पीएम मोदी ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा किया, लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम बांदीपुर में 50 साल पहले लॉन्च हुए प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा क्रेडिट ले लेंगे। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आज पीएम के इस दौरे को लेकर हमला बोला है और कहा कि अब जो 50 साल पहले प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, उसका क्रेडिट पीएम मोदी ले लेंगे। ये कहते हुए हमला साधा है और इस पूरे प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर अब सियासी टकराव यहां पर और तेज हो गया है। जुबानी हमले भी लगातार तेज होते नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा किया है और कुछ देर में ही वो आंकड़े भी सामने होंगे, जिसमें ये पता चलेगा कि मौजूदा वक्त में भारत के अंदर जो बाघ हैं उनकी कुल संख्या क्या है। और इसी दौरे पर कांग्रेस ने ये सवाल उठाए हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर के जरिए सारी लाइमलाइट कहीं पीएम मोदी ना ले ले, इसी डर को जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर यह हमला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की ओर से किया गया है। कहा कि जो 50 साल पहले प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था इंदिरा गांधी के समय में,
उसका भी पूरा क्रेडिट ले लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे जिस समय टाइगर रिजर्व पहुंचे थे पीएम मोदी, और ये तस्वीरों में उनका नया अंदाज दिखा। जैनेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, कांग्रेस को डर है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का क्रेडिट कहीं प्रधानमंत्री मोदी ना ले ले। देखिए, कर्नाटक में चुनाव भी है, इसके राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो महासचिव है जयराम रमेश, उन्होंने कुछ देर पहले ट्वीट करके हमला बोला और ये आरोप लगाया कि एक तो उन्होंने ये कहा कि बांदीपुर प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 50 साल पहले लॉन्च हुआ था और यहाँ की इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री लेने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा ये आरोप है कांग्रेस का कि पर्यावरण, जंगल और वन्य जीव या वन्य क्षेत्रों में रहने वाले जो आदिवासी हैं, उनके लिए जो कानून पहले से बनाए गए हैं वो मौजूदा सरकार के स्तर में कमजोर किए गए हैं या उनकी उपेक्षा हुई है। ये आरोप लगाया है जयराम रमेश ने और हमला बोला है प्रधानमंत्री के बांदीपुर दौरे से ठीक पहले। तो जाहिर सी बात है, कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री के दौरे पर निशाना साध रही है, लेकिन जयराम रमेश ने जो हमला बोला है उसमें उन्होंने मुद्दों पर घेरने की भी कोशिश की है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। बीजेपी की प्रवक्ता है शाज़िया इल्मी जी, वो भी जुड़ी हुई हैं। सुभ्रांश राय जी को भी आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और समीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाज़िया इल्मी जी, पहला सवाल तो आपसे ही लेंगे क्योंकि कांग्रेस को डर बीजेपी से ही है। जिस तरह का ये कमेंट आया जयराम रमेश की ओर से कि पीएम जो प्रोजेक्ट 50 साल पहले शुरू हुआ था उसका भी पूरा श्रेय ले लेंगे। देखिए, ये जो इलाका है बंदीपुर फॉरेस्ट जो है, IBCA इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के जो 7 सबसे बड़े केंद्र हैं उनमें से एक ये माना जाता है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर का 35 स्वर्ण जयंती है, उस मौके पे पीएम जा रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं दृश्यों को। मैं खुद पर्सनली, भूल जाइए पॉलिटिक्स को, मुझे लग रहा है कितना एक्साइटिंग है। सोचिए, आज जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी बात करता है एनवायरनमेंट की, वाइल्ड लाइफ की, फॉरेस्ट्री की, इकोलॉजी की, कितना एक्साइटेड होगा हमारे देश के पीएम को इन कपड़ों में देखकर। मतलब सच में वो रॉकस्टार हमारे पीएम लग रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, मेरे लिए तो एक फैन गर्ल मोमेंट है। लेकिन अगर आंकड़े और जयराम रमेश बहुत, अभी इनको उसमें अब घबराहट हो रही है कि उनको क्रेडिट क्यों मिल रहा है। और अगर आप इतने शानदार, वो खुद भी एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहे हैं, तो जयराम रमेश बजाय ये जवाब दें कि जब वो खुद एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे तब उन्होंने क्या काम किया था और क्या वजह है कि अगर चाहे वो अब मैं आपको अगर बता भी दूं, 2014 के बाद से जो आबादी बढ़ी है बाघों की, और अगर किसी को क्रेडिट लेना चाहिए तो जाहिर सी बात है मौजूदा जो भी सरकार है और जो ना उसने रुचि दिखाई है बल्कि इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया है रूल्स का, तो वो जाहिर उसकी बात होगी। लेकिन उसमें देखिए जलन, देखिए, और किस तरह से जलन निकल रही है। ये बात हो रही है यहाँ पे जानवरों की, ये जीवों की बात हो रही है, ये एनवायरनमेंट की बात हो रही है, देश की बात हो रही है। लेकिन हर जगह जयराम रमेश जी को, जो पूरे इस वक्त अध्यापक बने हुए हैं अपने, तो उनके मन में जो भाभी, उनके जो शहजादे हैं राहुल गांधी जी के, उनको ले लेकर कि इसमें प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट ना मिले। लेकिन अगर आप देखें कि एशिया में इन जीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोका जा सके, इसको लेकर जो भी आंकड़े अगर सामने आएंगे, तो आप देखिए 2018 बाघों की आबादी 33% बढ़ गई है। 18 में 2967 बढ़ गई है और 2014 में 2226 थी। और वैसे अगर आप बाघों की आबादी अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो बाघों की संख्या बढ़ रही है वो तो भारत में मौजूद बाघों की संख्या बढ़ रही है ना, तो श्रेय तो भारत देश को मिलना चाहिए। इसमें किस तरह की ईर्ष्या करना, ठीक है, पर भी मतलब इतनी छोटी बात मैं कहूंगी, इससे ज्यादा छोटी बात नहीं होती। सुभ्रांश, 73 में शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट, और अगर आज जो आंकड़े सामने आते हैं वो दिखाते हैं कि बाघों का संरक्षण सही तरीके से हुआ है, संख्या में इजाफा हुआ है, तो फिर ऐसा कमेंट क्यों? क्या क्योंकि चुनाव सर पर हैं और डर इसी बात का है कि लाइमलाइट बीजेपी ना ले ले? अब वरना एक किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इधर उधर की बात लेकर ये बता कारवा क्यों लिखा। आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी
भारत की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री ने बंगला पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद ये बाघों वाला प्रोजेक्ट बांदीपुर में लॉन्च किया था। आज भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि शाम को टेलीविजन पे बहस करना हिंदू मुसलमान पाकिस्तान एक अलग मुद्दा है और एक देश का भूगोल बदल देना एक अलग मुद्दा है, और वो करने का जज्बा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोगों को अभी कंफ्यूजन है इस देश में कि देश 1947 में आजाद नहीं हुआ था, देश 2014 में आजाद हुआ। अभी भी लोगों को कंफ्यूजन है कि 2014 से पहले शताब्दी और राजधानी जैसे ट्रेनें चला करती थी, उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं जाते थे, ये रोज का हिस्सा था। कभी रेल मंत्री ने एक बार कर दिया, उसके बाद वहां के जीएम और डीआरएम करते थे। तो वही बात है कि अब एक ही एजेंडा है नरेंद्र मोदी जी, एक ही उनके पास काम है और उनकी एक मोदी टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड है। वो कुछ भी करने जाए उनके पीछे पीछे लगी और 24 घंटा एजेंडा बनाइए। लेकिन याद रखिए कि देश फिर भी पूछेगा कि सर बेरोजगारी पे नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। देश फिर भी पूछेगा चाइना आपके नक्शे बदल रहा है, आप खामोश क्यों बैठे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, देश ये भी पूछेगा कि आपके ऊपर जो दिल्ली विधानसभा के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अडानी की दौलत सुभ्रांश जी, उसके ऊपर भारतीय पहले मैं महाराष्ट्र की बात कर रही थी, विपक्ष की एकजुटता की बात कर रही थी, तब भी ये मुद्दे हैं, मैं मानती हूँ ये मुद्दे हैं, लेकिन जिस विषय पर हम बहस कर रहे हैं उस विषय पर बोलिए ना आप प्लीज। आप उठा नहीं रही है ना अपर्णा जी, आप मैं तो पूछ रही हूँ ना कि कांग्रेस का जो कमेंट आया है उनके वरिष्ठ नेता की ओर से, वो कमेंट क्यों? आपके चैनल के स्टैंडर्ड को डाउन करता हुआ सर। नहीं, आपकी बात नहीं सुन पा रही हूँ मैं यहाँ पर कुछ नहीं, लेकिन आपने इसलिए हमारे जैसे लोगों को नहीं, आप देखिए यहाँ पर चैनल को कुछ मत बोलिए। चैनल है तभी हमें, और तभी हम ये बात कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। नहीं सुभ्रांश राय जी, मैंने आपसे यही पूछा कि क्या चुनाव है इसी बात की वजह से, ये एक वजह है? नरेंद्र मोदी क्या है, क्या 4 करोड़ बेरोजगार इस देश में पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने खड़े किए हैं, वो आज की डेट में जॉबलेस, ये बड़ा सवाल है। 400 का सिलेंडर 1200 में बिक रहा है, ये बड़ा सवाल है। आप सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या हुआ, देश पूछेगा। और ये रही बात, ये जाए बाघ का, तो यानी कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि बाघों की संख्या को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो गलत है, आप ये कह रहे हैं। समीर जी, पहली बात तो उनका जरा नेटवर्क दुरुस्त करवाइए क्योंकि आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है मुझे। 2014 से पहले रॉयल बंगाल टाइगर संरक्षित हो चुके थे इस देश में, उनकी संख्या बढ़ गई, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया सुभाष राय जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की उपलब्धि में हमारी आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी। अभी इश्यू मैं सुभाष राय जी का जवाब देना चाहता हूँ। जी, समीर जी को बोलने दीजिए प्लीज, समीर जी को शामिल कर लेते हैं, सभी मेहमानों को वक्त देंगे ना, नहीं तो आप उस पर सवाल उठाएंगे। जी सुभाष राय जी, आपने कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तो ये वही इंदिरा गांधी है जिन्होंने कांग्रेस के भी 2 टुकड़े कर दिए थे। 1969 में अपनी सत्ता के लिए इन्होंने कांग्रेस के 2 टुकड़े किए थे, आपको ये भी स्वीकार करना होगा। दूसरी बात रही प्रधानमंत्री के दौरे की, तो मुझे लग रहा है इसे राजनीतिक दृष्टि से या राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बनने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, तब से लेके अभी तक का उनका जो कार्यकाल रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है, उन्होंने कोई भी राजनीतिक लाभ के लिए कोई काम नहीं किया है। वह जनता के लिए, देश के हित के लिए, और जिसमें समाज, जनता और सर्वधर्म संभाव रहे और सब लोग इकट्ठे रह सके, ऐसी दृष्टि से वो काम करते हैं और सबको साथ लेकर देते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उनका मूल मंत्र रहा है। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक के उनके दौरे को चुनाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर आप इस तरीके से आरोप लगाएंगे तो आप कल यह भी कह सकते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी कुछ महीने पहले गए थे, वहाँ पर चिता लाए गए थे, तो वो भी चुनाव के दृष्टिकोण से किया गया था। तो मुझे लग रहा है इस बातों में कोई अर्थ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कभी भी किसी भी काम को चुनाव की दृष्टि से नहीं करते हैं, जो देश के हित में होता है वही वह काम करते हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये भी नहीं कि दिखने से ऐतराज क्यों है। अगर दिखने से आपको ऐतराज है तो आप भी उतना ही दिखिए, जनता के बीच पहुंचेंगे, अपने आप दिखेंगे और अपने आप आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। तमाम जो लोग जो सवाल उठाते रहे उनके लिए तो एक यही जवाब बनता है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार तस्वीरें जो आगे सामने आती रहेंगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे। बढ़ते आगे, रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर का, प्रयागराज शूटआउट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के परिवार पर शिकंजा और कस गया है। पुलिस ने अतीक की पत्नी के खिलाफ एक और केस दर्ज कर लिया है। अतीक के बेटे अली अहमद और शूटर साबिर पर भी एक और केस दर्ज किया गया है। तो अतीक एंड फैमिली पर यह शिकंजा और कसा जा रहा है। अतीक की बीवी शाइस्ता पर एक और FIR दर्ज कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक के बेटे अली और शूटर साबिर पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। प्रयागराज शूटआउट केस में ये एक और मुकदमा
दर्ज किया गया है। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय त्रिपाठी। संजय, और क्या जानकारी इस पूरी एफआईआर को लेकर? देखिए, उमेश पाल मर्डर केस की जांच पुलिस कर रही लगातार। उसी सिलसिले में एक व्यक्ति जिसका नाम राकेश उर्फ नाकेश है, इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ में उसने ये बताया कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने उसको एक बैग दिया था छुपाने के लिए। इस बैग में जो राकेश की निशानदेही पे इसको बरामद किया गया, इस बैग को, और इसमें 2 आधार कार्ड मिले, जिसमें से एक आधार कार्ड जो मोहम्मद साबिर, जो 5 लाख रुपए का इनामी अपराधी है उमेश पाल हत्याकांड में, उसके नाम पर है, और दूसरा अली अहमद जो अतीक का बेटा है उसके नाम पर है। इन दोनों आधार कार्ड फर्जी वाले करके बनाया गया था, इनको तैयार किया गया था, जिनका मिसयूज कई जगह किया गया है। और इसी आधार पर न केवल शाइस्ता परवीन बल्कि अतीक अहमद, अली अहमद और साबिर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है 419, 420 धाराओं में, जो धोखाधड़ी और कूटरक्षा की धाराएं होती हैं। इन धाराओं में एक एफआईआर और की गई है और इसकी विवेचना शुरू कर दी गई है। अपर्णा जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के संजय। तो अतीक अहमद के खानदान पर शिकंजा और कस गया है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को भी उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड आरोपी बना दिया गया है। अतीक की 2 भांजियों को भी वांटेड घोषित किया गया है। अब पुलिस अतीक की बहन और उसकी 2 बेटियों की तलाश भी कर रही है। जल्द ही इन तीनों पर भी इनाम घोषित कर सकती है पुलिस। और ये आरोप है तीनों पर ही कि इन्होंने शूटर्स की मदद की थी और इस साजिश का ये भी अहम हिस्सा रही थी। तो हमारे साथ मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मोहम्मद मोइन, अतीक इस पूरे खानदान पर शिकंजा और कसता जा रहा है। अब तो इस शिकंजे के घेरे में बहनें भी आ गई हैं। जी बिल्कुल, उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद के साथ ही उसके पूरे परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। अतीक अहमद के परिवार के कई सदस्य जेल में हैं। उसके बेटे असद अहमद पर 5 लाख रुपए का इनाम है, पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम है, और अब मेरठ में रहने वाली बहन आयशा परवीन और उनकी 2 बेटियों को भी पुलिस ने वांटेड घोषित किया है। और अगर जल्द ही इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो इन तीनों पर भी इनाम घोषित किए जाने की तैयारी है। दरअसल उमेश पाल वारदात के बाद 10 दिन बाद शूटर गुड्डू मुस्लिम जो है वो इनके घर गया था, वहां पर रुका हुआ था। 17 से 18 घंटे तक वो वहां पर रुका था। वहां पर जमकर खातिरदारी की गई थी, एक शूटर के फरार होने में मदद की गई थी, चरण दी गई थी, और साथ ही साथ 50,000 रुपए भी उसे आर्थिक तौर पर मदद की गई थी। इस मामले में आयशा नूरी के पति और अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और अब जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं उन पर भी शिकंजा कसे जाने की तैयारी है। जी मोहम्मद मोइन, आप बने रहिए हमारे साथ। तो परिवार के जो दूसरे लोग हैं उन पर भी शिकंजा अब कस सकता है आने वाले दिनों में। उमेश पाल शूटआउट केस में शामिल शूटर गुड्डू मुस्लिम आयशा नूरी के घर गया था और इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही शिकंजा कसता चला गया। वारदात के करीब 10 दिन बाद 17 घंटे तक आयशा नूरी के घर पर था ये शूटर गुड्डू मुस्लिम। यहाँ गुड्डू मुस्लिम की मेहमान नवाजी की गई, खातिरदारी की गई थी और उसे पैसे भी दिए गए थे। तो 17 घंटे आयशा के घर रुका था ये गुड्डू मुस्लिम और उसकी वहां पर खातिरदारी की गई थी और साथ ही साथ उसे पैसे भी दिए गए थे। तो गुड्डू मुस्लिम वारदात के 10 दिन बाद 17 घंटे के लिए आयशा नूरी के घर पर रुका था। मोइन, लगातार इस पूरे मामले को लेकर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई राहुल गांधी की कोलार रैली को 16 अप्रैल तक टाल दिया गया है। कोलार सीट पर कांग्रेस में पेच फंसा हुआ है, ये सूत्र बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। और जैनेन्द्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जैनेन्द्र, क्या पेच फंसा हुआ है इसलिए रैली को टाल दिया गया? बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं, तीसरी बार कोलार में राहुल गांधी की जो प्रस्तावित रैली है उसको टाला गया है। अब बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल को अगली तारीख तय हुई है। मैं आपको बताऊं अपर्णा की कोलार में रैली से ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव का कैंपेन राहुल गांधी जो एक तरीके से आगाज करने वाले हैं, लेकिन वहां पर रैली की सूरत ही नहीं बन पा रही है। उसकी एक बड़ी वजह कोलार में सीट का जो पेच फंसा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक सीट से उनका अनाउंसमेंट हो चुका है, ऐलान हो चुका है, वो 2 सीटों से लड़ना चाहते हैं। दूसरी सीट कोलार उन्होंने चुनी हुई है, लेकिन इसके पक्ष में प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार का जो गुट है वो नहीं चाहता कि सिद्धारमैया 2 सीटों से लड़े। फैसला नहीं हो पा रहा है। कोलार का फैसला कांग्रेस हाईकमांड के पास छोड़ा गया है, पेंडिंग है, और यही वजह है कि राहुल गांधी की कोलार रैली जो है उसकी स्थिति नहीं बन पा रही है। और इसके अलावा नेताओं में आपसी सामंजस्य का अभाव भी
ये दिखाता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार का जो आगाज है राहुल गांधी कोलार से करने वाले हैं, उसकी पहली डेट 5 अप्रैल को आई, फिर 9 अप्रैल हुई, फिर 10 अप्रैल हुई और अब ये बताया गया है कि अब अगली तारीख 16 अप्रैल को होगी। तो ये चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का जो अंदरूनी कलह कह लें आप या सामंजस्य का अभाव कह लें, उसका एक प्रतीक है कि राहुल नरेंद्र कह सकते हैं कि राज्य कोई भी हो लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी बीमारी वहां नजर आ ही जाती है, चाहे हम छत्तीसगढ़ देख लें या राजस्थान देख लें या फिर बात कर्नाटक की भी कर लें, तो वहां पर भी अंदरूनी कलह के चलते ये जो प्रचार जिस हिसाब से शुरू होना था उसमें फिलहाल ब्रेक लगती दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।